नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। कोयलांचल में धनबाद की धरती एक बार फिर अपराधियों की करतूत से लाल हो उठी है। झरिया में टायर कारोबारी की सरेआम हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, लेकिन अब तक हत्यारों का सुराग पुलिस को नहीं मिल सका है। ऐसे में धनबाद की जनता भयभीत नजर आ रही है। खून से सनी धनबाद की धरती, कारोबारी की दुकान में सरेआम हत्या, सीसीटीवी में कैद हत्यारों की तस्वीर, अपराधी बेखौफ, पुलिस क्लूलेस। धनबाद में अपराधी बेखौफ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाल है और आए दिन जिले में हो रही गोलीबारी और बमबाजी के साथ ही हत्या की घटना से लोग दहशत में हैं। झरिया के ऊपर कुल्ही में 3 नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर टायर कारोबारी रंजीत साव की हत्या कर दी और बड़े आराम से भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। अपराधियों की गोलीबारी में एक छर्रा दुकान में काम करने वाली महिला कर्मचारी को भी लगा, जो पूरी घटना की चश्मदीद भी है। पर करा, बस इतने हम देखा, हम बाहर में खड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ? आपको कैसे चोट लगी? वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। साथ ही अपराधियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मृत कारोबारी टायर शोरूम के साथ ही ट्रांसपोर्ट और कोयले के कारोबार से भी जुड़े थे। वहीं एक कोयला कारोबारी से रंजीत साव का 25 से 30 लाख रुपए का भी विवाद कुछ महीने पहले हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने अपनी सफाई में किसी भी विवाद की पहले से जानकारी नहीं देने को लेकर कारोबारी पर ही ठिकरा फोड़ा। दुकान के पास पहुंचे भी नहीं, उधर से पुलिस वैन और मेरे कुछ आदमी लेकर के आते हैं, साथ में PMCH में भर्ती किया और पता चल रहा है कि अच्छा गोली मारी गई। कितनी गोली लगी है? 3 गोली लगी। 3 गोली लगी। अच्छा, पहले भी कोई धमकी सब आया था क्या? ऐसी जानकारी है क्या? ऐसा तो कुछ जानकारी नहीं है। ये इन लोगों को भी तो बताना चाहिए ना कि कहीं से कोई थ्रेटनिंग मिला, कहीं से कोई दुश्मनी है। पुलिस को कुछ हिंट देते पहले से कि ऐसी कुछ बात है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं मिल पाया है। इस वारदात ने एक बार फिर कोयलांचल की धरती को खून से लाल कर दिया है। अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस क्लूलेस। ऐसे में भयभीत जनता अब भगवान भरोसे रहने को मजबूर है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा है। सवाल उठता है कि कारोबारी के हत्यारे का अब तक सुराग पुलिस को क्यों नहीं मिला, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है और उसमें अपराधियों का चेहरा भी साफ तौर पर दिख रहा है, तो पुलिस गिरफ्तारी में देर क्यों कर रही है? कारोबारी के हत्यारे का अब तक सुराग क्यों नहीं? दिन दहाड़े हत्या के बाद भी आखिर पुलिस की संजीदगी इस पूरे मामले को लेकर क्यों नहीं दिखती? सवाल ये भी कि कारोबारी पर ही आखिर ठीकरा क्यों फोड़ रही पुलिस? क्योंकि पुलिस का कहना है कि जब पहले से धमकी मिल रही थी तो कारोबारी को पुलिस को इसकी जानकारी देनी थी। तो ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार खड़े हो रहे हैं। कारोबारी पर ही पुलिस जो है वो ठीकरा फोड़ रही है। आपको बताते चले कि पुलिस का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि कारोबारी को पहले से धमकी मिल रही थी, इसलिए कारोबारी को इस बात की जानकारी पुलिस को देनी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाई है पुलिस अभी तक। और बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां पर कारोबारी की हत्या पर नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसका विरोध किया है, साथ ही शव के साथ सड़क को जाम किया गया है। यहां पर प्रशासन और पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी लगातार उठ रही है। पुलिस को 72 घंटे में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की यहां पर चेतावनी दी गई है।
और धनबाद से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पुलिस की नाकामी साफ तौर पर दिखती है, वो भी तब जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, उसमें अपराधियों का चेहरा दिख रहा है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों? सवाल यही है कि धनबाद में अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर की, तो वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। यह कोई पहली घटना नहीं है कि इस तरह की वारदात हुई। इससे पहले भी जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में रेलवे ठेकेदार को हत्या कर दिया गया था। हालांकि बाद में उसका उद्भेदन हुआ, लेकिन सवाल है कि अपराधी बड़े आराम से हथियार को लेकर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर उनको घटना का अंजाम देना है, और वहां पर वो घटना का अंजाम देने के बाद फिर वहां से भाग निकलते हैं। तो ये पुलिस की कहीं न कहीं विधि व्यवस्था पर सवाल उठता है। आखिर उनकी गश्ती दल क्या करती है? क्यों नहीं ऐसे लोग जो उनको पता है कि आपराधिक छवि के लोग हैं या जिस तरह की धमकी मिली जाती है, क्योंकि कोयला अंचल जो यह क्षेत्र है, यहाँ लगातार इस तरह की धमकियां और व्यवसायियों को मिल रही है कि उनको किसी तरह का रंगदारी दिया जाए, और उस पर अगर पुलिस लगाम नहीं लगा रही तो इस तरह की वारदातें होगी। और जब सीसीटीवी फुटेज में उन हत्यारों का चेहरा साफ तौर पर देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर पुलिस उन लोगों को नहीं पकड़ पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके जो सूत्र है, उनके जो खुफिया तंत्र है, वो कमजोर है और उसको मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि पुलिस के लिए अब ये बड़ी चुनौती है। लगातार हम देख रहे हैं कि छोटे सरकार की भी जो अपने आप को कहते हैं, उनकी भी धमकियां धनबाद में आ रही है। तो इन तरह के बहुत से मामले हैं और पुलिस के हाथ खाली है। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस जो है हथियारों की कितनी जल्दी गिरफ्तारी कर पाती है। अभी फिलहाल जो है परिजन, चेंबर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय लोग जो है सब सड़क को जाम कर दिए हैं, सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार के खिलाफ भी वो नारेबाजी कर रहे हैं कि राज्य में ही पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो अब धनबाद पुलिस के लिए साख की बात हो गई है कि इन हथियारों को कितना जल्द गिरफ्तार करें। साथ ही साथ जो कोयला व्यवसायी जो एक है, उनके साथ जो अदावत हुई थी 25-30 लाख रुपए के लेकर जो गहमा गहमी हुई थी, दोनों पक्षों के द्वारा झरिया पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करके थी। तो उस एंगल को भी पुलिस को खंगालना होगा। हो सकता है कि ये कहीं उनकी साजिश तो नहीं है। तो ये तमाम जो बिंदु है उन पर पुलिस को ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द लोगों को गिरफ्तार जो दोषी हैं। बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने बताया कि लोगों में नाराजगी जो है इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती जा रही है, तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अगजनी की जा रही है। ऐसे में पुलिस पर कितना प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि 72 घंटे में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है? पुलिस के लिए सबसे आसान चीज हो गई है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उनमें उन लोगों का चेहरा साफ तौर पर दिख रहा है, और पुलिस को जो है उन सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर ही अपने जो सूत्र है, उनके जो खुफिया लोग हैं, उनके द्वारा ही उन लोगों को पता लगाना होगा। हो ये भी सकता है कि जिन लोगों ने गोली मारी है वो केवल मोहरा हो और उनके पीछे कोई और लोग हो। तो जब तक वो जो गोली मारने वाले अपराधी है वो नहीं पकड़े जाते हैं, तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिर रंजीत साहु जो है उनके किससे अदावत थी, कौन दुश्मनी, या फिर यही 3 लोग ही दुश्मनी उनके साथ थी जो हत्या किया गया। तो बहुत से बिंदु है, लेकिन पुलिस अभी फिलहाल जो है तो लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। लोग जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई वरीय अधिकारी उनको उचित आश्वासन नहीं देते, सकारात्मक आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक वह सड़क जाम से नहीं हटेंगे। अभी फिलहाल जो है तो वहाँ स्थिति यथावत बनी हुई है। वरीय पुलिस के आने के आश्वासन के बाद ही ये लोग उठने की बात करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग कर रहे हैं कि ऐसे माहौल में बड़ा ही भय वाला माहौल हो गया और ऐसे माहौल में व्यवसायी अब कैसे व्यापार करेंगे, ये उन लोगों के लिए चिंता का विषय। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में पिछले 10 दिनों से पानी और बिजली की परेशानी लगातार जारी है। नाराज छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बाल्टी और बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही पिछले 10 दिनों से कैंपस में पानी नहीं आने से नाराज होकर धरना भी दिया। स्टूडेंट्स का इस पर कहना है कि पानी नहीं रहने से वे समय पर न तो क्लास कर पा रहे हैं और न ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। वहीं 10 घंटे से अधिक बिजली कटौती से मोबाइल चार्ज करना भी मुश्किल है। छात्रों की समस्या को लेकर प्रिंसिपल ने भी डीसी से मुलाकात की, जिसके बाद डीसी ने छड़वा डैम से प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल कॉलेज को पानी देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में वाटर सप्लाई के लिए 6 बोरिंग कराए गए हैं, जिसमें से 5 खराब पड़े हैं। कॉलेज में प्रतिदिन 15,000 गैलन लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में लोगों की परेशानी, छात्र छात्राओं की परेशानी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। और वहीं झारखंड में टेबल टेंडर का खेल
बेहद निराला है। यहाँ काम के लिए टेंडर जारी होने से पहले ही काम पूरा हो जाता है और अब जब अधिकारियों से इस बारे में पूछताछ की गई तो वे कैमरा देखकर फरार हो जाते हैं। दरअसल गोड्डा में 21 अप्रैल को भवन निर्माण विभाग की ओर से एक टेंडर निकाला गया था जिसमें गोड्डा कॉलेज में काउंटिंग और स्ट्रांग रूम का काम करना था। इसके लिए करीब 7.5 लाख रुपए भी आवंटित किए गए। टेंडर खोलने का समय 28 अप्रैल था, लेकिन हैरत की बात यहां पर यह है कि जिस जगह पर काम होना था वहां पिछले 20 दिनों से काम चल रहा है और अब खत्म भी होने को है। टेंडर भरने आए ठेकेदार को जब इस गोरख धंधे की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत डीसी से लेकर मुख्य सचिव तक की है। गोड्डा कॉलेज और ललमटिया में 7 लाख कुछ हजार का और 8 लाख कुछ हजार का टेंडर था। तो मैंने खरीदने के लिए आया था। तो इसको मतदान गिरी बनना था उसका, मतदान गिरी बनना था। तो मैंने उसका BQ खरीदने के लिए आया था। आवेदन भी दिया, आवेदन दिया, स्कूटी साहब लिए और समय पूरने के बाद ऑफिस चले गए। फिर हमको ऑफिस में बुलाया गया। इसके बाद वहाँ मुझे BQ और ड्राफ्ट वापस कर दिया गया। क्या बोला? बोला गया कि BQ इशू नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा, इसका कारण? बोलता काम पहले ही हो चुका है। कितना दिन से ही काम कर रहे हैं भैया आप? 20 तारीख से। 20 तारीख से। उससे पहले से काम हो रहा था या? हाँ, हो रहा था। तो कितने कमरे में लगभग बनाए हैं ये? 2 करीब, पूरे तो कमरा बन ही गया है। सारा बन गया है ना? सारे बन गए। वहीं देखिए, जब तमाम आरोपों पर भवन विभाग के अधिकारी से न्यूज़ 18 की टीम ने पक्ष जानने की कोशिश की तो वे सवालों से भागते नजर आए। 8 लाख का टेंडर है, उसमें भी काम होगा। हाँ ना भाई, जाली ये सब चीज देखते हैं। अच्छा, अब वो 8 लाख में खाली जाली लगना है ना? तो BQ का क्यों नहीं खरीदने दिया गया किसी को? क्या कहा नहीं खरीद दिया? हाँ, तो संवेदक बोल रहा है नहीं दिया खरीदने के। झूठे बोलता है, संवेदक काम करने वाला तो है। अच्छा, ठीक बोलता है ना। और इस पूरे मामले पर गोड्डा से हमारे संवाददाता गौरव झा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पूरे मामले को लेकर खंगाला। देखिए क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है। झारखंड में टेबल टेंडर का खेल निराला हो चला है। जिस तरीके से टेंडर निकलने से पहले काम संपूर्ण हो जाता है, उसका एक जीता जागता प्रमाण आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। दरअसल मतगणना का समय है और मतगणना के बाद यानी त्रिस्तरीय पंचायत के बाद जो उसकी काउंटिंग की जो तिथि आएगी, उससे पहले मतगणना केंद्र जो है वहाँ निर्माण का कार्य जो है उसे करने के लिए टेंडर निकाली गई थी। इस टेंडर को 21 तारीख को एक पत्र निकलता है कि 28 तारीख से एक टेंडर निकलेगा जो करीबन 7 लाख के लागत से गोड्डा कॉलेज परिसर में ब्रजगृह का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि टेंडर 28 तारीख को निकलते हैं और काम उससे पहले ही यहाँ कंप्लीट हो गया है। यानी करीबन आधा काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो काम मिस्त्री कर रहे हैं, मिस्त्री का कहना है कि हमने यहाँ करीबन 20 दिन तक से पहले से वो काम कर रहे हैं। करीबन 20 तारीख को वो यहाँ आए थे और उससे पहले से भी कई मिस्त्री काम कर रहे हैं और लगभग काम खत्म हो चुका है। एक आवेदक आए थे, संवेदक ने जब टेंडर के लिए टेंडर गिलाया तो उनका कहना है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने उनका BQ वापस कर दिया और कहा कि ये टेंडर आप मत लो। सवाल ये होता है कि कोई अधिकारी किसी को टेंडर लेने से क्यों मैनेज कर देता है, और अगर मैनेज कर देता है तो ये बड़ा खेल आखिर कहां से चल रहा है। क्योंकि हमने जब इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारी से बात की है तो अधिकारी भी कैमरे से पीछे हटते नजर आए हैं और कैमरा देख भागते नजर आए हैं। लेकिन सवाल होता है कि जब इस तरीके का काम चल रहा है तो आखिर अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक होगी और इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कौन लेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में इन दिनों गर्मी को लेकर श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी बाबा धाम में पूजा अर्चना के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान कार्य लगातार जारी है। हालांकि भीषण गर्मी में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से किसी भी तरह की व्यवस्था यहां पर नहीं दिखती है। तीर्थ पुरोहितों की ओर से मंदिर प्रांगण स्थित 22 मंदिर के अंदर में बैठकर श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा है। मंदिर के बाहर टेंट लगा दिया गया है। वहीं प्रबंधन की ओर से पूरे मंदिर परिसर में कालीन बिछाया गया है। साथ ही उस पर समय समय पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत राहत गर्मी से जरूर मिल रही है। लेकिन कैंपस में तमाम वाटर कूलर खराब पड़े हैं, जिससे ठीक भी नहीं किया गया। ऐसे में श्रद्धालु दुकानों से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं।
कैसा दर्शन कैसा हुआ? दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा कराए दर्शन, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अच्छा, धूप में क्या व्यवस्था दिखी मंदिर में? हाँ, धूप में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी बहुत अच्छा से दर्शन हुआ है। धूप में सारा कर्म करते हैं, जनों विवाह शादी सब धूप में ही करते हैं। कहीं इस तरह का नहीं है मंदिर में कि बैठ के आराम से छाया में काम किया जाए। मंदिर प्रबंधक से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि सब मंदिर के बाहर में त्रिपाल प्लास्टिक छड़वा करके कम से कम गर्मी में राहत दे। और वहीं झारखंड में पंचायत चुनाव 14 मई से शुरू होने वाले हैं। इस बार 4 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है। वहीं इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने अलग अलग पदों के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया है। साथ ही चुनाव संबंधित दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं रांची से हमारी सहयोगी कोमल बहल। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने के बाद अब पहले चरण के प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सभी पदों के लिए 24 चुनाव चिन्ह जारी किया है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद से पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रत्याशियों को सभी चुनाव संबंधित जानकारियां दी। इसके साथ ही उन्हें ये भी बताया कि जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ेंगे, जिस गांव में, जिस पंचायत में वो चुनाव लड़ेंगे, उसी क्षेत्र में जो है उन्हें चुनाव से संबंधित प्रचार प्रसार करना है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। वहीं कोडरमा के चंदवारा में फर्जी तरीके से नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बच्चों को शामिल करने की कोशिश का मामला सामने आया है। ये सब निजी संस्थानों की तरफ से किया गया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय करौंजिया और प्राथमिक विद्यालय वीरागढ़ा के नाम पर फर्जी तरीके से फॉर्म भरकर 45 बच्चों को परीक्षा में शामिल किया जा रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब परीक्षा का प्रवेश पत्र आया। कुछ प्रवेश पत्र में मोबाइल नंबर निजी संस्थानों के प्राचार्य का पाया गया। इस पूरे मामले में मध्य विद्यालय करौंजिया के प्रिंसिपल की ओर से एफआईआर भी कराया जा रहा है। बताते चले कि नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज होने वाली है। गड़बड़ी पाई गई कि हमारा सिग्नेचर और मोहर का दुरुपयोग किया गया। कोई भी बना दिया और अपने से मनमानी से अपने से भर दिया। जब ये संज्ञान में आया तो चूंकि ऑनलाइन फॉर्म भराता है, जब प्रवेश पत्र मिला, जब आया बीआरसी में, तब हमको जानकारी हुआ कि इस तरह का मामला है। तो उसके लिए हमने तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसके बारे में लिखित सूचना दी। एडमिट कार्ड का ही वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग आ गए। तो ऐसा हो जाएगा कि बच्चे एग्ज़ाम तो देंगे जरूर, लेकिन एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन उसी प्रोसेस में लगा रहे। और जैसे ही हम लोगों को ऐसा कोई फर्जी पाया जाएगा, उसकी सूचना हम लोग जो है नवोदय के जो प्रबंधन समिति है राज्य स्तरीय, उनको भेज देंगे, ताकि उनका या तो रिजल्ट ही पब्लिश नहीं हो या इनवैलिड होके आ जाए। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो बेसिकली हमारे अपने अच्छे सरकारी स्कूल के पास आउट हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट भी हैं, उनका सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं देखिए, हेमंत सोरेन सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी अपने भड़काऊ बयान मामले में घिरते जा रहे हैं। जमशेदपुर के साकची थाने में हफीजुल हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की मुश्किलें बढ़ सकती है। 80-20 वाले धमकी भरे बयान के खिलाफ जमशेदपुर के साकची थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जमशेदपुर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल बुधवार 27 अप्रैल को गढ़वा में मंत्री हफीजुल हसन ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर हम 20% हैं तो आपके भी 80% हैं। अगर हमारे 20% घर बंद होंगे तो आपके 70 से 80% घर बंद हो जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% है। लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। तो ये चीज़ समझ में सब आ गया है सब, और सब मिलजुल के रहेंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ के पानी में ये खासियत। हफीजुल हसन के इस बयान के बाद सियासत गर्मा उठी है। भाजपा ने कहा कि इसी मानसिकता की वजह से देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था और अब जमशेदपुर के साकची थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
कि जहांगीरपुरी में जो घटना हुई दिल्ली में, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जो दिया कि हम 20% घरों में रहेंगे तो 80% को भी घर में रहना होगा, ऐसा धमकी भरा उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। ओथ के उल्लंघन किया और पूरे देश में देश को जलाने का प्रयास किया। हिंदू और मुसलमान में मतभेद, विभेद और आग लगाने का प्रयास किया। और आग लगाने मतलब देश में जब हिंदू मुसलमान लड़ेगा देश टूटेगा, तो देश को तोड़ने का प्रयास है। तो इन पर राष्ट्रों का मुकदमा और भी मुकदमा उन पर दर्ज होनी चाहिए। मैंने थाना में FIR किया है। हफीजुल हसन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही ये कहा गया कि ऐसे बयान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए मंत्री पर कार्रवाई हो। जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।